हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फुरफुरी नगर में दो भाई लाला और गोलू रहते थे। दोनों ही भाई आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। वो दोनों अमीर होने के साथ साथ दिमाग से चतुर भी थे। एक दिन ऐसे ही गोलू और लाला साथ में जंगल की ओर जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक सुनहरी घंटी मिलती है। गोलू उस घंटी को नीचे से उठाता है और बोलता है, ये किसकी घंटी है और ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे लग रहा है ये किसी फेरी वाले की घंटी है। वो इसका इस्तेमाल अपने सामान को बेचते हुए घंटी को बजाकर लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए करता होगा। ये हमारे किसी काम की नहीं है। ऐसा कहकर गोलू उस घंटी को फेंक देता है और लाला को साथ में लेकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है। दोनों भाई पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। कुछ दूर आगे चलते ही उनके पीछे से दोबारा आवाज आती है। गोलू की नजर नीचे पड़ती है, जहाँ एक बेली नाम की जादुई घंटी उनसे बोलती है, तुम दोनों भाइयों को मैं फालतू लगती हूँ। भूत भूत, कोई बचाओ मुझे। ये घंटी कैसे बात कर सकती है? कोई बचाओ इस घंटी भूत से। अबे कहीं हम दोनों नींद में तो नहीं है ना? मैंने भी ऐसा चमत्कार पहली बार देखा है। अपनी जान प्यारी है तो भाग मेरे भाई। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए भागने लगते हैं। लेकिन तभी घंटी उन्हें चेतावनी देते हुए गुस्से से बोलती है, रुक जाओ तुम दोनों, मैं तुम दोनों भाइयों को मुर्गी बना दूंगी, फिर तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। उस घंटी की बात सुनकर दोनों अपने अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। गोलू डरते हुए उस घंटी से पूछता है, लेकिन तुम हमारे साथ क्या करना चाहती हो? तुम इसको ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ देना। मैं तुम्हारी असलियत किसी को भी नहीं बताऊंगा। तुम दोनों अपनी बकवास बंद कर रहे हो या नहीं? मुंह पर उंगली रखो दोनों। उसकी बात सुनकर दोनों अपने अपने मुंह पर उंगली रख लेते हैं और घंटी अपने ऊपर बीती हुई कहानी को बताना शुरू करती है। देखो, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद घंटी जी? मेरा नाम घंटी नहीं है, मेरा नाम बेली है। मुझे बेली कहकर बुलाओ। हाँ बेली, आगे बताओ, हम तुम्हारी मदद कैसे करें? मैं एक जादुई घंटी हूँ। मुझे जादूगर विकराल ने बनाया है। उसके पास जादुई खिलौनों का एक बहुत बड़ा गोदाम है, जिसमें दुनिया भर के जादुई खिलौने हैं। वो उन खिलौनों की मदद से गांव-गांव जाकर करतब दिखाया करता है और उन्हीं में से मैं एक खिलौना हूँ। ऐसे ही एक दिन वो मुझे अपने बाकी सभी खिलौनों के साथ करतब दिखाने ले जा रहा था। फिर क्या हुआ बेली? फिर मैं उसके जादुई खिलौनों के थैले में से कब जंगल में गिर गई, मुझे पता नहीं चला। अब तुम दोनों के सामने खड़ी हूँ। मुझे जादूगर विकराल के पास जाना है। मुझे रास्ता नहीं पता, मेरी मदद कर दो। तुम रोना बंद करो और हमें बताओ कि जादूगर विकराल कहाँ रहते हैं। हम कैसे पता लगाएंगे जादूगर विकराल के बारे में? एक मिनट, तुम तो जादुई घंटी हो ना, तो तुम तो अपना रास्ता खुद ही जान लोगी अपने जादू की मदद से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जादूगर विकराल के अलावा उनके खिलौनों को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं खुद भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। फिर काहे की जादुई घंटी हो तुम? सिर्फ कैंची की तरह जुबान चलती है तुम्हारी। हमें खामा काहे डरा रही हो? अगर तुम मेरी हालत का मजाक बनाते रहे तो मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगी। लेकिन तुम्हारी जादुई शक्तियाँ तो तुम इस्तेमाल कर ही नहीं सकती, तो तुम मुझे मुर्गी कैसे बनाओगी? हाँ, सही कहा। लेकिन अगर कोई भला इंसान मुझे मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे मेरी सारी जादुई शक्तियाँ दे दूंगी। क्या सच में? ये मेरा वादा है। गोलू और लाला उसकी मदद के लिए जंगल से होते हुए दूसरे गांव में चले जाते हैं। वहाँ कई लोगों से पूछने के बाद भी उन्हें जादूगर विकराल का कोई अता पता नहीं चलता। इधर जादूगर विकराल भी अपनी बेली को ढूंढते हुए बहुत परेशान था। वो अपने जादुई खिलौने के थैले में बेली को बहुत ढूंढता है और बेली के ना मिलने पर वो खुद से ही निराश होकर बोलता है, भगवान, मेरी प्यारी बेली कहाँ खो गई मुझसे? कहीं गुम तो नहीं हो गई? अब मैं कहाँ ढूंढूंगा? एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से उसी रास्ते पर वापस जाता हूँ। क्या पता
मुझे मेरी बैली मिल जाए। हाँ, ये करना ठीक रहेगा। इतना बोलकर विकराल उसे रास्ते पर वापस जाता है, जहाँ से उसने घर लौटना शुरू किया था। वो अपनी आंखें चार करते हुए बैली को चप्पे चप्पे में ढूंढता है, लेकिन उसे बैली कहीं नहीं मिलती। आखिर में थक हार कर वो अपने खिलौनों के गोदाम में वापस आकर आराम करने लगता है। इधर लाला और गोलू विकराल को ढूंढते हुए घर से बहुत दूर निकल चुके थे। तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बूढ़े आदमी के पास जाकर दोनों भाई और बैली विकराल का पता करते हुए पूछते हैं। बाबा, ओ बाबा, हमारी मदद कीजिए। कौन हो तुम दोनों? मैंने आज से पहले तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। बाबा, हम इस गांव के नहीं, बस आप हमें एक पता बता दीजिए। बोलो बच्चे। क्या आपको जादूगर विकराल का ठिकाना पता है? ओ, तो तुम्हें जादूगर विकराल से मिलना है। बेटा, वो इस काली पहाड़ी के पीछे वाले गांव में रहता है। बहुत ही भला जादूगर है। अक्सर बच्चों को नए नए खिलौने बांटकर उन्हें खुश कर देता है। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें चलना चाहिए। इतना बोलकर वो तीनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए पहाड़ को पार करने की कोशिश में जुट जाते हैं। धीरे धीरे दोपहर से शाम होने वाली थी। उन्हें किसी भी हालत में शाम होने से पहले विकराल तक पहुंचना था। वो दोनों जल्दी जल्दी रास्ता पार करते हुए विकराल के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर विकराल अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे सो रहा था। घंटी उसे देखते ही खुशी से चिल्लाने लगती है। जादूगर विकराल, आगे खोल। हाँ हाँ, हम इसे बहुत प्यार से अपने साथ रखेंगे। हम इस जादुई घंटी को एंजल कहकर बुलाएंगे। अरे वाह, क्या बढ़िया नाम है। चलो, मैं अभी एक झटके में तुम दोनों को घर पहुंचा देती हूँ। बस अपने हाथों से बजाकर आंखें बंद करो। मुझे माफ करना बेली, मैंने ना जाने तुम्हें कहाँ खो दिया था। मुझे खुशी है कि तुम मुझे मिल गई। मैं तुम्हें ढूंढने भी गया था, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली मुझे। कोई बात नहीं विकराल जादूगर, इन दोनों नेक दिल इंसानों ने आपको ढूंढने में मेरी बहुत मदद की है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं इनाम के तौर पर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं विकराल जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें खुशी है, बैली आपको मिल गई। बहुत प्यारी है बैली, लेकिन पहली बार में तो हम इसे देखकर ही डर गए थे। नहीं नहीं, मैं कुछ तो आपको उपहार के तौर पर देना चाहता हूँ। आप दोनों अपनी ख्वाहिश रखिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप हमें बैली को ही दे दीजिए। माफ करना, मैं बेली को नहीं दे सकता, लेकिन उसकी तरह दूसरी जादुई घंटी दे सकता हूँ। इतना बोलकर विकराल एक नई जादुई घंटी को प्रकट करता है। दूसरी जादुई घंटी जरा शरारती थी, जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। जादुई घंटी का इस्तेमाल किसी बुरे काम में हुआ तो ये घंटी आम घंटियों में बदल जाएगी और इसकी सारी जादुई शक्तियाँ गायब हो जाएगी। अब चिंता मत कीजिए, हम अपनी इस घंटी का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेंगे। हाँ हाँ, हम इसे बहुत प्यार से अपने साथ रखेंगे। हम इस जादुई घंटी को एंजल कहकर बुलाएंगे। अरे वाह, क्या बढ़िया नाम है। चलो, मैं अभी एक झटके में तुम दोनों को घर पहुंचा देती हूँ। बस अपने हाथों से बजाकर आंखें बंद करो। लाला एंजल को अपने हाथ में पकड़कर उसे बजाता है और आंखें बंद कर लेता है। और जब आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने अपना कमरा नजर आता है, जिसे देखकर एंजल बोलती है। देखा मेरा कमाल, कैसे 1 सेकंड में तुम्हें घर पहुंचा दिया। हाँ, तुम मेरे बहुत काम आओगी। चलो, अब जल्दी से मेरे लिए मैगी बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। नहीं लाला, हम इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं करेंगे। तुम्हें याद नहीं जादूगर विकराल ने क्या कहा था? हाँ गोलू, मैं तो भूल ही गया था। चल कोई नहीं, हम अपने आप ही मैगी बनाकर खा लेते हैं। दोनों आपस में हंसते हुए मैगी बनाकर खाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और दोनों भाई हमेशा एंजल की जादुई शक्तियों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते। एंजल हमेशा ही उनके पास रहती और वो अपनी इस अच्छाई और सच्चाई की वजह से लोगों के दिलों पर भी राज करते। सुबह सुबह नंदिनी नहाकर कपड़े निकालने के लिए जैसे ही अलमारी खोलती है, तभी अलमारी में से कपड़ों का ढेर
उसके ऊपर आ गिर पड़ता है। उसी ढेर में से अपने कपड़े ढूंढने की मशक्कत में उसके हाथ उसकी माँ की एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी लगती है, जिसे देखकर नंदिनी बोलती है, माँ की साड़ी ये कपड़ों के ढेर में क्या कर रही है? ये रोज सुबह मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? एक तो मैं पहले ही लेट हो रही हूँ, मेरी बॉस मुझे कच्चा चबा जाएगी अगर टाइम पे नहीं पहुँची। पहले ये साड़ी ठीक से रख देती हूँ। इतना कहकर वो उस साड़ी को ठीक तरह से अलमारी में रख देती है और कुछ ही देर में भागते हुए ऑफिस के मीटिंग रूम तक हाफते हुए पहुंचती है और कहती है, सॉरी मैं लेट हो गई थी। थोड़ा मिस नंदिनी, तुम पूरे 1 घंटे लेट हो और ऐसा इस महीने में 3री बार हो रहा है। सॉरी बॉस, ट्रैफिक इतना था कि टैक्सी नहीं मिल रही थी और टैक्सी मिली तो। स्टॉप इट, मीटिंग ओवर हो चुकी है, इसलिए जाकर अपना काम करो। और हाँ, 1 घंटे लेट आने के कारण शाम को 1.5 घंटा ओवर टाइम लगाने के बाद ही ऑफिस से एग्जिट करना। बॉस 1.5 घंटे का ओवर टाइम, थोड़ा डिस्काउंट नहीं मिल सकता क्या? मिस नंदिनी, ये ऑफिस है, मार्केट नहीं जहाँ तुम्हें डिस्काउंट ऑफर हो। इसलिए जाकर जल्दी इम्पोर्टेंट फाइल्स मुझे मेल करो। गॉट इट? यस बॉस। जिसके बाद नंदिनी अपने काम में बिजी हो जाती है। शाम को अपना टाइम पूरा करने के बाद जब वो ऑफिस से मुंह लटकाई निकल रही होती है, तभी अमित, जो उसी ऑफिस में काम करता था और उसे पसंद भी करता था, वो उसे एक कोल्ड ड्रिंक की कैन पकड़ाकर कहता है, पी लो, थोड़ी थकान कम होगी। तुम अभी तक यही हो? मैंने कहा था ना घर चले जाना। मैंने भी कहा था ना कि मैं वेट करूंगा, और वैसे भी तुम्हें ड्रॉप किए बिना मैं कभी घर गया हूँ क्या? मैं तो कहता हूँ सुबह भी तुम मेरे साथ बाइक पर ही आ जाया करो, कम से कम ऐसे लेट तो नहीं हुआ करोगी। ओ हेलो, तुम दोस्त हो, ड्राइवर नहीं हो जो मुझे पिकअप करोगे फिर मुझे ड्रॉप करते फिरोगे। अरे देर हो जाएगी मुझे, तुम जाओ मैं आ जाऊंगी। अच्छा, परसों मनोज सर का फेयरवेल है, तो मैं कह रहा था कि हम दोनों मिलकर उन्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट देते हैं। ओ नो यार, मैं फिर से भूल गई। यानी कि उस दिन मुझे फिर से साड़ी पहननी पड़ेगी। उफ नंदनी, तू कितनी भुलक्कड़ होती जा रही है। मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी? तुम कहो तो कल शॉपिंग पर चलते हैं। टाइम नहीं है, कल बॉस के साथ क्लाइंट से मिलने भी तो जाना है। क्या हो रहा है मेरे साथ? 1 मिनट, मैं परसों की टेंशन अभी से क्यों ले रही हूँ? मैं परसों का परसों देखूंगी। उसकी बातें सुन अमित हंसने लगता है और उसे हंसता देखकर वो भी मुस्कुराती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक सुबह फिर अलमारी में से कपड़े ढूंढते हुए वो कहती है, कहाँ गई माँ की साड़ी? यार परसों काम नहीं था तो कपड़ों में घुसी पड़ी थी और अब मिल नहीं रही है। कहाँ गई कहाँ गई? अरे मिल भी जा। आहा, मिल गई। जिसके बाद वो साड़ी को अलमारी से निकालकर जैसे ही खोलती है तो उसमें एक चिट्ठी होती है जो जमीन पर गिर जाती है, जिस पर संगीता यानी कि उसकी माँ का नाम लिखा था। वो उस चिट्ठी को उठाकर कहती है, चिट्ठी? वो भी साड़ी में? माँ ने साड़ी देते हुए तो इसका जिक्र नहीं किया था। हाँ जो भी है, अगर इसे पढ़ने बैठी तो फिर से ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी और मेरी बॉस मुझ पर बरस पड़ेगी। चल नंदिनी, जल्दी से तैयार हो जा। तभी वो उस चिट्ठी को बेड पर ही छोड़कर तैयार होनी चली जाती है। जैसे ही वो साड़ी पहने अपने कदम ऑफिस में रखती है, सभी उसे देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस साड़ी को पहनने के बाद उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। वो आज जितनी सुंदर कभी नहीं लगी थी। सबकी नजरें बस उसे देखी ही जा रही थी। तभी वो अमित को लेकर अपने कैबिन में जाती है और उससे बोलती है, अरे यार, सब मुझे क्यों घूर रहे हैं? मैं साड़ी में इतनी बुरी लग रही हूँ क्या? मेरे पास एक ही साड़ी थी जिसे मैं पहन कर आ गई। अब मुझे घबराहट सी हो रही है। अरे अमित, कम से कम तुम तो बाकियों की तरह मुझे मत घूरो। नंदिनी, तुम बहुत खूबसूरत हो और इस साड़ी में तुम किसी अप्सरा सी दिख रही हो। अमित, तुम्हें क्या हो गया? देखो, इतना प्यार से मत देखो मुझे। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? डर सा लग रहा है मुझे। पता नहीं नंदिनी, पर मैं खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खिंचा आ रहा हूँ। तुम्हें देख दिल में कुछ कुछ हो रहा है और अब मुझे लगता है अब मैं तुमसे कहे बिना नहीं रह सकता। ऐसा भी क्या कहना है तुम्हें? नंदिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं बल्कि कब से करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी ये बात सुनकर
नंदिनी पहले तो हैरान रह जाती है, लेकिन फिर खुश होकर उसके गले लग जाती है। शाम को खुशी खुशी जब वो घर लौटकर चेंज करके साड़ी की तय लगा रही होती है, तभी उसकी नजर बेड पर रखी चिट्ठी की तरफ पड़ती है और वो उसे पढ़ती है। सुन नंदिनी, ये साड़ी मैं तुझे अपनी आखिरी निशानी के तौर पर दे रही हूँ। और सुन, ये कोई ऐसी वैसी साड़ी नहीं बल्कि ये एक जादुई साड़ी है जिसको पहनते ही तू एकदम अप्सरा की तरह सुंदर दिखने लगेगी। पर ध्यान रहे, अगर किसी भी कारण से ये साड़ी कट फट गई तो इसका जादू उसी वक्त खत्म हो जाएगा। तेरी माँ संगीता। मतलब ये कोई आम साड़ी नहीं बल्कि एक जादुई साड़ी है। इसका मतलब इसके जादू से ही आज मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है। थैंक यू माँ, मुझे ये साड़ी देने के लिए। इतना कहकर वो अपनी माँ की चिट्ठी को चूम लेती है। समय बीतता है। नंदिनी अमित से शादी करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। साथ ही उस जादुई साड़ी को भी बहुत संभाल कर रखती है। एक दिन उसकी सास जानकी उसके लिए कपड़े गहने देते हुए कहती है, बहू ये ले, कल अपनी मुंह दिखाई की रस्म में इन्हें ही पहनना। वो क्या है ना, सारी पड़ोसने आएंगी तुझे देखने। जी सासू माँ, मैं समझ गई। अच्छा सुन, मैं बाहर बैठी हूँ, कुछ हल्का फुल्का सा खाने को दे दे, पेट में बड़ी गुड़गुड़ सी हो रही है। हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है। अगले दिन वो अपनी सास की दी हुई साड़ी ना पहनकर वही जादुई साड़ी पहन लेती है और उसे पहनते ही उसके बालों में एक गजरा और बाकी के गहने भी जादू से आ जाते हैं। और ये सब देखकर नंदिनी कहती है, माँ ने सच कहा था, ये तो एक जादुई साड़ी है। तभी तो मुंह दिखाई के हिसाब से गहने और गजरा खुद ब खुद ही आ गया। अब मेरे मुंह दिखाई पर किसी की भी नजरें मेरे चेहरे से हट नहीं पाएंगी। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। कुछ देर में जब सभी पड़ोसने आ जाती हैं और सब नंदिनी को एकटक देखकर उसकी तारीफ करती हैं। जानकी भी अपनी बहू का अप्सरा सा रूप देखकर हैरान रह जाती है। अगले दिन नाश्ते के समय जानकी कहती है, अरे बहू, कल तू बड़ी सुंदर लग रही थी उस गुलाबी साड़ी में। कहाँ से ली थी वो साड़ी तूने? वो तो मेरी माँ की साड़ी है सासू माँ। उसमें तो मैं हमेशा सुंदर दिखती हूँ। अच्छा, माँ की साड़ी है, मुझे बड़ी पसंद आई थी वो साड़ी। कभी मुझे भी दियो पहनने को। हाँ, वो नहीं, आप उसे नहीं पहन सकती। वैसे भी वो इतनी खास नहीं है। सीधा सीधा मना ही कर दे नासपीटी, बहाने क्यों बना रही है? साड़ी देने में इतने तेवर दिखा रही है, बताओ। जब जानकी को साड़ी मांगने पर नहीं मिलती तो वो चुपके से जाकर नंदिनी की अलमारी से वो साड़ी निकालकर पहन लेती है और खुद को शीशे में देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जादुई साड़ी पहन बूढ़ी जानकी की सुंदरता भी बढ़ जाती है और उसी साड़ी में वो शाम की सैर पर निकल पड़ती है। सारे मोहल्ले वाले जानकी को ही घूरते रहते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाले चौबे जी की नजर उस पर पड़ती है और वो कहते हैं, अरे जानकी, बड़ा कहर ढा रही हो आज तो। 55 की उम्र में तुम्हारी 25 वाली सुंदरता झलक रही है। हाय हाय चौबे, ठठियाने की उम्र में मुझे ऐसे आशिकों की तरह ताड़ रहे हो। हाय दैया, घर कहाँ है मेरा? अरे जानकी, सुनो तो सही। जानकी वहाँ से चली जाती है और उस साड़ी को चेंज करके दूसरी साड़ी में खुद को शीशे में देखकर कहती है, ओहो, बहू की ये साड़ी तो जादुई है। इसको पहनते ही मेरी सुंदरता अचानक बढ़ गई। अब समझी, तभी बहू मुझे ये साड़ी नहीं देना चाहती थी, पर मैं भी कम नहीं हूँ। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अगले दिन जानकी उस साड़ी को दर्जी के पास ले जाकर उसके 2 सूट सिलवा लेती है और नंदिनी को एक सूट देती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है और कहती है, सासू माँ, ये सूट का कपड़ा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, ये तेरी जादुई साड़ी से बनवाया है मैंने। एक तुझे दे दिया, एक मैंने रख लिया। अब इसे पहनकर हम दोनों खूबसूरत दिखेंगे। मतलब आप इस जादुई साड़ी के बारे में जान गई और आपने उसे कटवाकर सूट बनवा दिए। ये क्या किया सासू माँ आपने? इसका जादू तब तक ही था जब तक ये एक साड़ी थी।
सूट बनने के बाद अब ये साधारण कपड़ा रह गई है। क्या? तभी दोनों अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं और इस तरह जादुई साड़ी सूट बनते ही साधारण कपड़ों में बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।